2nd March 2022, 2022, the Hindu editorial, a cautionary tale. India must heed the warning of the IPCC report and shore up adaptation measures. एक सतर्कता बरतने वाली कहानी। भारत को के लिए जरूरी है कि वो जो चेतावनी आईपीसीसी रिपोर्ट के द्वारा दी जा रही है उस पर ध्यान दे और ऐसे एक्शंस को जो कि हमको अडेप्ट कराते हैं अपने क्लाइमेट के साथ उनको और मजबूत करें। Amidst global turmoil, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the largest international consortium of scientists, analyzing and reviewing the evidence on the present and future man made impacts of climate change, has a message that is predictably dire. वैश्विक उथल पुथल के दौरान जो इंटर गवर्नमेंटल कई गवर्नमेंट्स का आपस में जो पैनल है क्लाइमेट चेंज का, जो कि एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव है साइंटिस्ट का, जो ग्रुप है साइंटिस्ट का, जो कि विश्लेषण कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं उस एविडेंस को कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो आदमी क्लाइमेट चेंज ला रहा है उसके प्रेजेंट और फ्यूचर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या असर हो सकते हैं। उनका एक मैसेज है जो कि काफ़ी खतरनाक मैसेज है और ये इसका पूर्वानुमान भी किया जा सकता था। The world faces unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades, with global warming of 1.5 degrees centigrade. Even temporarily exceeding this warming level would mean additional severe impacts, some of which will be irreversible. ये दुनिया सामना कर रही है कई तरह के क्लाइमेट के खतरों का जो कि अवॉइड नहीं किए जा सकते और अगले 2 दशक में दुनिया सामना करेगी इसका। इसमें ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की से ज़्यादा हो रही है और इस वार्मिंग के लेवल को अगर हम टेम्पररी कुछ टाइम के लिए भी एक्सीड कर जाएंगे, इससे आगे निकल जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अतिरिक्त और भी तीव्र असर होंगे और उनमें से कुछ जो होंगे वो वापस भी नहीं लिए जा सकेंगे, इरिवर्सिबल हो जाएंगे। The report points out that the rise in weather and climate extremes has led to some irreversible impacts as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt. रिपोर्ट ये पॉइंट आउट करती है कि जैसे जैसे वेदर और क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं और उससे कुछ इरिवर्सिबल असर हो गए हैं और जैसे कि जो प्राकृतिक और जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं वो अपनी क्षमता के पार पुश किए जा रहे हैं कि वो अडेप्ट कर पाएंगे, जो इनके अडेप्ट करने की क्षमता है उसके पार पुश किए जा रहे हैं। Alluding to the Conference of the Parties COP26 in Glasgow in November 2021, the report notes that most of the targets that countries have set for themselves are too far in the future to have an impact in the short term at meaningfully reducing the climate impact. जो ग्लास्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2021 में, उसका वर्णन करते हुए या उसका संदर्भ लेते हुए ये रिपोर्ट नोट करती है कि ज़्यादातर जो टारगेट कंट्रीज ने सेट किए हैं अपने लिए वो काफ़ी दूर फ्यूचर के टारगेट्स हैं। इतने फ्यूचर के हैं कि वो उनका कोई इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म में हम मीनिंगफुली रिड्यूस करें क्लाइमेट इम्पैक्ट को, इस पर कोई असर नहीं हो सकता है क्योंकि जो टारगेट है वो काफ़ी फ्यूचर के हैं। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय 2070, दैट इज देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशंस। भारत नेट जीरो एमिशन प्राप्त हासिल कर लेगा कम से कम 2070 तक, यानी कि कोई नेट कार्बन एमिशन नहीं होंगे।
Prime Minister Narendra Modi declared at the COP26 summit by 2030. ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 समिट में डिक्लेयर किया था कि भारत जो है वो 2070 तक नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे भारत में. By 2030, India would also ensure 50% of its energy will be from renewable energy sources. उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि 2030 तक भारत ये सुनिश्चित कर लेगा कि 50% जो हमारी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रही है. However, none of this can help the 1.5 degree centigrade mark from being breached. लेकिन इन दोनों चीज़ों ये दोनों दोनों जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी हमें हेल्प नहीं करेगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वार्मिंग का मार्क है वो पार नहीं हो जाता. यानी कि इन चीज़ों की वजह से वो पार उसका पार होना रुकता नहीं है. A major point of emphasis of the report, particularly for South Asia, is the trend in the wet bulb temperature, an index of the impact of heat and humidity combined, and its effect on health. रिपोर्ट का एक बड़ा पॉइंट है जोर देने वाला, खासतौर पे साउथ एशिया के लिए, और वो है कि वेट बल्ब टेम्परेचर का रुझान आ रहा है, जो कि एक इंडेक्स है, सूचकांक है कि हीट और ह्यूमिडिटी मिल के क्या असर करते हैं और उसका हेल्थ पे क्या असर होता है. Lucknow and Patna, according to one of the several studies cited in the report, were among the cities predicted to reach wet bulb temperatures of 35 degrees centigrade if emissions continue to rise. लखनऊ और पटना, कई जो स्टडीज की गई जो कि साइट की गई इस रिपोर्ट में, उनके अनुसार उन शहरों में से हैं लखनऊ और पटना जिनके बारे में पूर्वानुमान किया जा रहा है कि वो वेट बल्ब टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड के यदि एमिशंस बढ़ती गई. While Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore, and Ahmedabad are at risk of reaching wet bulb temperatures of 32 to 34 degrees centigrade with continued emissions, जबकि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद ये भी खतरे पे हैं कि वो भी वेट बल्ब टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर एमिशन कंटिन्यू होते रहे. And this will have consequences such as a rise in the heat wave, linked deaths or reduced productivity. और इसके जो है परिणाम होंगे जैसे कि हीट वेव से संबंधित जो मृत्यु होती है उसमें बढ़त होगी या प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पादकता कम हो जाएगी. Global sea levels will likely rise 44 centimeter to 76 centimeter this century if governments meet their current emission cutting pledges. विश्व स्तर पे जो समुद्री लेवल है उनकी 44 से लेकर 76 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना है इस सेंचुरी में यदि गवर्नमेंट्स अपने करंट एमिशन कटिंग वादों को मीट कर लेती हैं जो उन्होंने प्लेज लिया है उसको मीट कर लेती हैं. But with higher emissions and if ice sheets collapse more quickly than expected, sea levels could rise as much as 2 meters this century and 5 meters by 2150. लेकिन अगर वो अपने प्लेज को नहीं मीट करती और हाई एमिशन होते हैं और यदि आइस शीट्स कोलैप्स कर जाती हैं और भी जल्दी जितना अपेक्षा है तो समुद्री लेवल जो हैं वो 2 मीटर तक राइज कर सकते हैं इस सेंचुरी में, यानी कि 200 सेंटीमीटर तक राइज कर सकते हैं इस सेंचुरी में और 5 मीटर राइज कर सकते हैं 2150 तक. India is one of the most vulnerable countries in terms of the population that will be affected by sea level rise. इस हिसाब से कि कितनी पॉपुलेशन पे असर होगा सी लेवल के बढ़ने से, भारत सबसे वल्नरेबल, सबसे कमजोर देशों में से उस मामले में है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. By the middle of the century, around 35 million of its people could face annual coastal flooding, with 45 million to 50 million at risk by the end of the century if emissions are high. इस सेंचुरी के मिडिल तक करीब 3.5 करोड़ लोग
हर सालाना कोस्टल फ्लडिंग फेस कर सकते हैं, जिसमें से 4.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं खतरे पे होंगे एंड ऑफ द सेंचुरी तक, कोस्टल फ्लडिंग फेस करने के, अगर एमिशंस बढ़ते रहे, ऊंचे रहे. Experience has shown that partisan economic calculations trump climate considerations. But India must shore up its adaptation measures and urgently move to secure the futures of its many vulnerable who have the most to lose. एक्सपीरियंस ये दिखाता है, अनुभव ये दिखाता है कि अपने निजी आर्थिक कैलकुलेशन जो होते हैं पार्टियों के, अपने खुद के देशों के या इंडिविजुअल्स के, वो क्लाइमेट की सोच को के ऊपर निकल जाते हैं, क्लाइमेट की सोच को हरा देते हैं. लेकिन भारत को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने आप को अडेप्ट करने के मेजर्स को मजबूत करे और अर्जेंटली आगे बढ़े, जिससे कि हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा लूज करना है, उनके फ्यूचर को हम सुरक्षित कर सकें. Second editorial kicked out. Overlap of sports and politics is unavoidable as the suspension of Russian team shows. स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ओवरलैप कर सकती है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको उससे बचा नहीं जा सकता, जैसा कि रशियन टीम्स के सस्पेंशन दिखाता है. किक्ड आउट यानी उसको बाहर किक करके निकाल दिया, क्योंकि फुटबॉल की बात हो रही है तो इसलिए शब्द यूज किए गए हैं. वर्ल्ड फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी फीफा ejecting all Russian teams, national representatives or club sides from its competitions until further notice is the most severe of sporting sanctions imposed in the backdrop of the Russia-Ukraine crisis. रशिया यूक्रेन की जो बुरी हालत हो रही है, क्राइसिस आ रही है, उसके पृष्ठभूमि में जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं दुनिया के फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा के द्वारा, कि उन्होंने सारी रशिया की जो टीम्स हैं और रशिया के जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं या रशिया के क्लब की जो साइड्स हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया है अपने कॉम्पिटिशनों में से फर्दर नोटिस तक. ये सबसे सीवियर, सबसे तीव्र स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग कम्युनिटी का, ये स्पोर्टिंग का सैंक्शन है. सैंक्शन एक तरह की रुकावट है जो कि इम्पोज की गई है. द अनाउंसमेंट वॉज coordinated with European Football's controlling organization UEFA, making the ban applicable at the continental level too. और ये जो घोषणा है, ये यूरोप के जो एजेंसी है फुटबॉल की, कंट्रोलिंग संगठन, नियंत्रण करने वाला जो संगठन है यूईएफए, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया है. और यूईएफए ने भी इस बैन को एप्लीकेबल कर दिया है कॉन्टिनेंटल लेवल पे, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लेवल पे. द इमीडिएट कैजुअलिटीज विल बी रशिया's Qatar 2022 World Cup playoff match against Poland this month and a prospective qualifier against Sweden or the Czech Republic, and the Spartak Moscow's Europa League contest against Germany's RB Leipzig. जो इमीडिएटली जो हताहत हो जाएंगे वो होंगे रशिया का जो कतार में खेला जाने वाला 2022 का वर्ल्ड कप का प्ले ऑफ मैच है पोलैंड के खिलाफ इस महीने, और आगे आने वाला जो क्वालिफायर मैच है स्वीडन के खिलाफ या चेक रिपब्लिक के खिलाफ, और स्पार्टक मॉस्को का जो यूरोपीय लीग का कॉन्टेस्ट है जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी के आरपी लिप्जिग के खिलाफ, ये सब कैजुअलिटीज हो जाएंगी. यूईएफए went further and ended a lucrative sponsorship deal around $50 million a year reportedly with Russian gas giant Gazprom. यूईएफए और भी आगे बढ़ा और उसने उसने एक बड़ा पैसा प्राप्त करने वाला एक स्पॉन्सरशिप डील जो थी उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि करीब $50 मिलियन एक साल में की डील थी, रिपोर्ट जो जैसा रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि डील रशियन गैस जायंट गैसप्रॉम के साथ थी. Last week, UEFA had shifted the venue for the summer's Champions League final from St. Petersburg to Paris. UEFA ने इस समर का जो पिछले हफ्ते में इस समर का जो चैंपियंस लीग फाइनल था, उसका वेन्यू को उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस शिफ्ट कर दिया था.
Russian teams, not Russian athletes, were already serving a 2 year ban from global competitions to end on December 16, 2022 for the doping scandal first reported at the 2014 Winter Olympics in Sochi. रशिया की जो टीमें थी, रशियन एथलीट्स थी, रशिया की टीमें पहले से ही 2 साल का एक बैन सर्व कर रही थी, यानी 2 साल के बैन के अंतर्गत थी ग्लोबल कंपटीशन से, जो खत्म हो रहा है दिसंबर 16, 2022 को एक ड्रग स्कैंडल के लिए, डोपिंग स्कैंडल के लिए, जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 2014 के विंटर ओलंपिक्स में सोची में. FIFA's initial measures announced on Sunday were similar, of Russia playing without its flag and national anthem at neutral venues and behind closed doors. फीफा ने जो शुरू के मेजर्स लिए थे, जो संडे को अनाउंस किए गए थे, वो भी इसी तरह के थे कि रशिया जो है बिना अपने फ्लैग के खेलेगा, बिना अपने नेशनल एंथम के खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा और क्लोज डोर के पीछे खेलेगा. A total ban came close on the heels of the International Olympic Committee on Monday, recommending to sports federations not to allow Russian athletes in order to protect the integrity of global sports competitions. ये पूरा का पूरा बैन तब आया जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रेकमेंड किया स्पोर्ट्स फेडरेशंस को कि वो रशियन एथलीट्स को अलाउ नहीं करें, जिससे कि वो ग्लोबल यानी विश्व के जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की इंटेग्रिटी को बचाया जा सके. जब उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया तब ये फीफा का कंप्लीट बैन उसके पीछे पीछे आया है. It remains unclear if the IOC indirectly forced FIFA's hand, but it has resurrected the debate whether athletes should pay the price for the machinations of their political leadership. ये साफ नहीं है कि यदि आईओसी जो था उसने इनडायरेक्टली फीफा के हाथ को फोर्स कर दिया था, लेकिन ये जो बहस है ये फिर से खड़ी हो गई है उठ के कि क्या एथलीट्स को दाम चुकाना चाहिए जो उनकी राजनीतिक लीडरशिप के कामों की वजह से, जो मैनिपुलेशन या मैशिनेशन उनके हो रहे हैं राजनीतिक लीडरशिप के, उसकी वजह से क्या एथलीट्स को दाम चुकाना चाहिए. The IOC, unlike a few individual sporting bodies, has often sought to shield clean sports persons from becoming collateral damage, a position it took in the doping scandal too. IOC जो कि कुछ इंडिविजुअल स्पोर्टिंग बॉडीज की तरह नहीं है, उसने अक्सर कोशिश किया है कि वो जो साफ स्पोर्ट्स पर्सन है, स्वच्छ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको प्रोटेक्ट करे कि उनका संपूर्ण करियर का डैमेज ना हो जाए. और ये एक ऐसी पोजीशन है जो उसने डोपिंग स्कैंडल में भी ली थी. It based the recent ban recommendation on the need to ensure a level playing field, a sacrosanct Olympic deal ideal. जो हाल में उन्होंने बैन का रिकमेंडेशन दिया है उसको उन्होंने आधारित किया था इस जरूरत पे कि हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए बराबर का फील्ड सुनिश्चित करना है, जो कि ओलंपिक का एक सैक्रोसेंट आइडियल है, यानी एक शुद्ध आइडियल है ओलंपिक खेलों का. और इस ओलंपिक आइडियल की वजह से, एक आदर्श की वजह से उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया. If Russians can move freely to sporting competitions while Ukrainians cannot because of the continuing siege at home, it militates against this principle of fairness. अगर रशियंस जो है वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं स्पोर्टिंग कंपटीशन में, लेकिन यूक्रेनियंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लगातार अटैक फेस कर रहे हैं अपने घरों पे या अपने देश पे, तो वो नहीं जा सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में. तो इसलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है और ये फेयरनेस के प्रिंसिपल के खिलाफ एक तरह का युद्ध हो जाता है. The toughest strictures were instead reserved for Russian officials, including President Vladimir Putin, who was stripped of the Olympic Order, the highest award of the Olympic movement, for violating the Olympic truce, adopted by the UN General Assembly on December 2 and in force until March 20.
7 days after the Beijing Winter Paralympic ends. जो सबसे टफ स्ट्रिक्चर्स लगाए गए थे, यानी कि जो रुकावटें लगाई गई थी, वो इसके बजाय रशियन ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व की गई थी, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, वो भी शामिल है, जिनका ओलंपिक ऑर्डर जो है हटा लिया गया था, स्ट्रिप कर दिया गया था, यानी कि उसे छीन लिया गया था। जो सबसे ऊंचा अवार्ड है ओलंपिक मूवमेंट का, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की शांति को वायलेट किया है, जिस शांति के एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2 को, और वो फोर्स में है मार्च 20 तक। और ये जो स्ट्रक्चर किए गए, ये 7 दिन बाद किए गए विंटर बीजिंग के विंटर पैरा ओलंपिक के खत्म होने के। The developments have also brought focus on English football club Chelsea's owner Roman Abramovich, an oligarch. ये इन डेवलपमेंट्स ने इंग्लैंड के जो फुटबॉल क्लब है चेल्सी, उसके जो ओनर है रोमन एब्रामोविच, इनको फोकस में भी ला दिया है, जो कि एक ओलिगार्क हैं, यानी कि वो एक बड़े लीडर हैं, जो कई इंस्टीट्यूशंस के लीडर माने जाते हैं। इवन एज ब्रिटिश लॉ मेकर्स called for the wide-ranging economic sanctions targeted at Russian businesses to cover Abramovich too for his alleged links to the Russian state. He has moved to place his club's stewardship and care under Chelsea's charitable foundation. अब जैसे ब्रिटिश के जो लॉ मेकर्स थे, उन्होंने ये आह्वान किया था कि वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस टारगेट करने चाहिए हमको रशियन बिजनेस की ओर, जिसमें अब्रामोविच को भी कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी रशियन है, क्योंकि उनका जो एलिजिड लिंक है रशियन स्टेट के साथ। लेकिन उन्होंने जो है रशिया यानी एब्रामोविच ने जल्दी जल्दी मूव किया है, और उन्होंने अपने क्लब के लीडरशिप को और केयर को चेल्सी चैरिटेबल फाउंडेशन को दे दिया है। द वर्ल्ड्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स हैव लॉन्ग ओवरलैप्ड। जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स की दुनियाएं बहुत लंबे समय से ओवरलैप करती रही हैं, बट दे हैव नॉट सीम्ड दिस एंटेंगल्ड इन रीसेंट मेमोरी। लेकिन इतने उलझी हुई वो हाल की मेमोरी में कभी भी प्रतीत नहीं हुई।